तुम मुगलों का इतना साहस कि तुम हमारे घर के द्वार तक पहुंच गए। हमला करो प्रताप पे। बहुत कर लिया हमने बचाओ। अब हम इन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। हम जा रहे हैं एक और प्रताप की सहायता करने। सैनिकों, आप इन मुगलों पर घनघोर तीर बरसाओ। चलिए सब लोग, चलिए। बहुत खूब चेतक। अब आकर हम दोनों मिलकर इन मुगलों को पाठ पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने बाहर आकर। अब सबसे पहले मौत तुम्हारी ही होगी। तो तुम हो उन सैनिकों के नेता, हमें भी आरंभ तुमसे ही करना चाहिए था। मैं अजमेर से यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम जैसे राजपूत का सर कलम करके अपने बादशाह के कदमों में चढ़ा सको। सबसे पहले जाके अपना सर चढ़ाओ। कहां भाग रहे हो मैदान छोड़कर? आओ, राम से। क्या इस विशाल सेना के पीछे छिपकर बैठा है? आगे आओ। कर हमसे दो दो हाथ, युद्ध कर हमसे एक सच्चे और वीर योद्धा की तरह। क्यों व्यर्थी हजारों और लाखों सिपाहियों का रख पाता है युद्ध में? हिम्मत है तो हम और तुम दोनों ही आज इस युद्ध का निर्णय कर लेते हैं। आगे आओ।
अगर मैदानी जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। प्रताप हमें ललकार रहा है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर मैं आपको ऐसा करने का मशवरा नहीं दूंगा। आप हरगिज मत जाइए प्रताप से लड़ने। मुगल हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव के सिद्धांत को सर्वोपरि मानती है। इसलिए जो भी हमारे देश में आया हमने सर झुकाकर हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन। जो भी हमारे देश में रहना चाहता है अपने हृदय में उसे स्थान देते, उसे अपने संस्कारों और मान्यताओं के साथ अपने देश में रहने की अनुमति देते। किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा कि वही अतिथि हमारे ही घर में हमारी स्वतंत्रता छीन रहा। और मुगल हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। यदि तुमने हमारी मातृभूमि पर आक्रमण किया तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम यह भी जानते हैं कि तुम हमसे नहीं लड़ो, क्योंकि तुम एक कायर हो। और याद रखना, यदि तुम कभी भी किसी भी युद्ध के मैदान में हमारे सामने आ गए तो हम तुमसे तुम्हारा जीवन छीन लेंगे। इस ध्वज के आगे यदि तुमने पांव रखने का भी दुस्साहस किया, प्रताप सिंह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ठीक तो है ना? नहीं, हम ठीक नहीं है। बड़े राजी राजदा में युद्ध में भाग लेने का ही अवसर नहीं दिया। हम नाराज हैं उनसे, हमें नहीं करनी उनसे बात। कुंवर प्रताप आ गए। कुंवर प्रताप ने आते ही मुगलों को पीछे खदेड़ दिया और हरा दिया है उन्होंने अकबर की सेना को। एकलिंग जी का कोटि कोटि धन्यवाद। कुंवर प्रताप की जय! 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 रक्त तू उबाल सा, सत्य है उबाल सा, सख्त है तो ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू, सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे, मेरा पुत्र प्रताप है। आज आपने मेवाड़ की आन को बचा लिया है कुंवर प्रताप। हमें आप पर गर्व है, बहुत गर्व है। नहीं राजीराज, हमने नहीं बचाया। ये सब एकलिंग जी की कृपा है। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय मेवाड़! जय मेवाड़!
अजब थे, कुंवर प्रताप इतने दिनों बाद महल लौट रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज इनकी आरती आप उतारें। वीर भाई जी, कुंवर प्रताप को आशीर्वाद दीजिए कि आज जैसे इन्होंने मेवाड़ को जीत दिलाई है, भविष्य में इन्हें ऐसी कई विजय प्राप्त हो। हमारा आशीर्वाद सदैव इनके साथ है। दादा भाई, अब आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। वीर भाई जी, आज कुंवर प्रताप ने युद्ध में ऐसी अभूतपूर्व वीरता दिखाई है कि आपको देखना चाहिए था। कैसे शेर की भांति ये उन मुगलों के ऊपर झपटे हैं। इन्होंने अकबर और उसकी सेना को खदेड़ के रख दिया। जिसे जीते जी अपने पुत्र की ऐसी वीरता देखने को मिल जाए, उसे ईश्वर से और क्या चाहिए। हम अमर सिंह से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वे? वे आंगन में कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आपको अपने शस्त्र विद्या के कर्तव्य दिखाना चाहते हैं। हाँ कुंवर प्रताप, इतने दिनों में उन्होंने जो कुछ भी नया सीखा है वो सब आपको दिखाना चाहते हैं। चलिए। अमर सिंह जी, तलवार निकालिए अपनी राजीराज। वैसे आप करने के वाले? लोग तो आपके शूरवीरता के गीत गा रहे हैं ना। अब आप हमारे साथ तलवार में दो हाथ करके देखिए कि हम कितने शूरवीर हैं। आपसे कम कि आपसे अधिक? वो तो हम आपको लड़ने के पश्चात ही बता सकते हैं। तो समय क्यों गंवा रहे हैं? उठाइए अपनी तलवार और आइए हमारे सामने। आइए राजीराज, आइए ना। लड़े आपसे? अवश्य आपसे लड़ेंगे। मैं जीत गया राजीराज। वाह अमर सिंह जी, वाह। तलवारबाजी में अब हमसे भी अधिक निपुण निकले। सच राजीराज? सच, पूरा सच। पर आपको बुरा तो नहीं लगा हमसे हार के? एक पिता को अपने पुत्र से हारने में आनंद ही मिलता है। अमर सिंह जी, एक शूरवीर तो जीता ही उसी दिन के लिए जिस दिन उसका अपना पुत्र उसे हराकर और बड़ा बना दे। अब हम भी राजीराज के साथ युद्ध में जाएंगे और अपनी तलवार से उस मुगल की गर्दन उड़ा देंगे। वाह भंवर जी वाह, क्या बात है। हमें आपसे यही आशा थी। आप एक सच्चे राजपूत हैं और एक सच्चा राजपूत बचपन से ही रण कौशल और साहस के संकेत दिखाने लगता है। आप तो हमसे बात ही मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अमर सिंह जी, अब आप अपने बड़े दाजीराज को और दाजीराज को परेशान मत कीजिए। हमारे साथ चलिए। दाजीराज, अब कृपया सभी को दरबार में बुला लें। हमें सबसे बात करनी है। तो मुगल अब चित्तौड़ में हमें अब एक दिन भी नहीं दिखना चाहिए। एक दिन भी नहीं। मानना पड़ेगा, कमाल का हौसला होता है राजपूतों में। सरेआम मुगल शहंशाह को ललकार दिया। ये बिना माकूल जवाब दिए चुपचाप लौट के ठीक नहीं किया शहंशाह ने।
शहंशाह जंगी चालें सोचने में माहिर है। शहंशाह मुगलिया सल्तनत है वे। हर किसी तलवारबाज से यूं ललकारने पर लड़ना भिड़ना उन्हें सेब नहीं देता। चाहे जो भी हो, शहंशाह को यूं अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए थी। आखिर शहंशाह मुगलियां हैं वो चाहते तो उस राजपूत को धूल भी चटा सकते थे। इतनी बड़ी सल्तनत और इतनी बड़ी ही जिम्मेदारियां हैं उनके सर पे, वो यूं ही किसी के कहने पर लड़ने जैसा फैसला वे खड़े खड़े कैसे ले सकते हैं? जरूर उनके दिमाग की कोई गहरी चाल होगी। कोई चाल वाल नहीं है, खालिस डर है मियां। पता नहीं शहंशाह के जहन में ये कैसा डर घुस गया है। वो प्रताप से सीधे सीधे मुकाबला कर ही नहीं पाते। इतनी बड़ी मुगल सल्तनत के शहंशाह होकर भी एक मामूली से राजपूत प्रताप से डर गए। लाहौल बिला कुव्वत इंसान के जहन में और एक बार खुद की कुव्वत के लिए शक सरअंजाम हो जाए, वह शक उस इंसान को बर्बाद कर देता है। खासकर कि वो इंसान बादशाह हो, तो अल्लाह ही मालिक है। यकीनन तुझ पर थू थू कर रही होगी तेरी फौज, मगर परवाह मत करना, जान बच गई तेरी। सही फैसला था हमारा। प्रताप को सीधा मुकाबला करने की इजाजत नहीं दे सकते थे हम। क्या खाक सही फैसला था? डरे हुए थे तुम। कभी कभी खौफ जिंदगी भी अच्छी होती है सेहत के लिए, और इंसान में कुदरती फितरत होती है अपने आप को बचाने की, और यही फितरत हमें आगाह करती है कि कब हमें डरना चाहिए और कब हमें गुस्सा करना चाहिए। और इसी की वजह से आज तुम और हम जिंदा हैं। तो अब क्या करोगे प्रताप के साथ? अब अगर आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें तो हम सोच पाएंगे कि हमें प्रताप के साथ क्या करना है। जाए आप। तू क्या करेगा? अब जो भी करेगा प्रताप करेगा। कुंवर प्रताप की जय! 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 औचिराज, मेड़ता के सफल अभियान के बाद मेवाड़ आने पर हम आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। औजिराज, आपके पुनः मेवाड़ आगमन से हमारी शक्ति दोगुनी हो गई है। विराजिए औजिराज। कुंवर प्रताप, आपने जिस तरह मुगलों के साथ घनघोर युद्ध किया, वो दृश्य अपने आप में अविस्मरणीय, अद्भुत, अप्रतिम था। अब इन मुगलों को पता चला कि चित्तौड़ की शक्ति क्या है। औजिराज, इस शक्ति की बात कर रहे हैं आप, वो मुगल अब भी हमारे घर के बाहर बैठा है और हम यहां अंदर दुर्ग के दरवाजे बंद किए बैठे हैं। इस परिस्थिति में हमें कोई जीत नहीं दिख रही है। जब तक हम उन मुगलों को अपनी सीमाओं से खदेड़ कर बाहर नहीं फेंक देते, हमें हमारी जीत नहीं दिखेगी। तो आपका क्या सुझाव है कुंवर प्रताप? हमें उस मुगल पर आक्रमण करना चाहिए। जी राज, सही सुना आप सबने। इस समय उस मुगल का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है।
इससे पहले कि वो अपनी इस तात्कालिक हार से उबर कर फिर से आक्रामक मानसिकता में आए। अगर हम उस पर आक्रमण कर देते हैं तो निश्चय ही हम विजय हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कुंवर प्रताप कि यदि हम इस समय मुगलों पर आक्रमण करेंगे तो अपने हजारों लोगों के प्राण संकट में डाल देंगे? बाबूजीराज, हमारे मत में अकबर हमारे मेवाड़ में बहुत अधिक दिनों तक बैठा नहीं रह सकता। सत्य तो यह है बाबूजीराज कि अकबर को अपनी विशाल सेना के लिए प्रतिदिन भोजन, पानी, जलावन की आवश्यकता पड़ रही है और जिसकी उपलब्धता उसके लिए सरल नहीं है। निसंदेह उसे अति शीघ्र यहां से वापस जाना होगा। आप सभी लोग मत भूलिए कि हम यहां दुर्ग के अंदर बैठे हैं और वो वहां बाहर अपनी सेना के साथ बैठा है। भोजन, पानी आदि की आवश्यकताएं वो कुछ कर कराकर अवश्य ही पूरी कर लेगा। और ऐसा भी नहीं कि वो पहली बार उसने किसी दुर्ग को घेरा हो। वो आगरा से इतनी दूर अपनी विशाल सेना के साथ आया है तो अवश्य ही दाजीराज कुछ सोचकर ही आया होगा। और हमारी सूचनाओं के अनुसार जब अजमेर की सेना उसके साथ मिली तो उसने तुरंत ही हम पर आक्रमण कर दिया। हमें आभास हो रहा है कि कई और रियासतों की सेना भी उसके साथ मिल सकती है। इससे उसकी सामरिक शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। हमारे विचार से इससे पहले कि घाव बढ़कर नासूर बन जाए हमें उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। हमें शीघ्र ही उस पर आक्रमण करना चाहिए। तो आइए उस पर हम सब मिलकर आक्रमण करते हैं। एक बात हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि तर्क तो है कुंवर प्रताप के विचारों में। अकबर अपनी विशाल सेना के लिए कभी भी सैन्य सहायता और भोजन सामग्री मंगवा सकता है। वो अपनी इस पराजय को इतनी सरलता से पचाएगा नहीं। अर्थात वो हम पर आक्रमण अवश्य करेगा। अब आप सभी सोच कर देखिए, क्या वो मुगल ये बात नहीं जानता कि अगर वो अपमानित होकर यहां से चुपचाप वापस लौट जाएगा तो लोग उसे कायर और डरपोक नहीं समझेंगे। इस अपमान के साथ एक विशाल साम्राज्य को चलाना उसके लिए कठिन ही हो जाएगा। दाजीराज, वो मुगल वापस नहीं जाएगा। अब वो चाहे या ना चाहे हम पर आक्रमण करना उसके लिए व्यवस्था बन चुकी है। वो मुगल आक्रमण करेगा ही करेगा। तो क्या बोलते हैं आप लोग? राणा जी, हमारे विचार से यदि हम इस समय अकबर पर आक्रमण करते हैं तो हमें भी स्वयं भीषण रक्तपात और नरसंहार के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि सत्य यह है बाबूजीराज के अकबर की सेना बहुत अधिक विशाल है। रावत जी, अगर हमने आक्रमण नहीं किया तो यहीं दुर्ग के अंदर बैठे बैठे हमें अपने पूर्वजों की भांति मरना पड़ेगा। हमारी स्त्रियों को हमारी दादी साहब रानी कर्णावती की भांति फिर से जौहर की आग में कूदना पड़ेगा। जय भवानी, जय भवानी, जय तो फिर आपकी योजना क्या है कुंवर प्रताप? आप अपने मन की बताइए हम सबको। क्या करना चाहते हैं आप? कल सुबह भोर की पहली किरण के साथ साथ अब उस मुगल पर आक्रमण कर उसे विस्मित कर देंगे। अपने आक्रमण से न ही केवल हम उसे चकित कर देंगे बल्कि उस मुगल को हम नहीं सोचने समझने का अवसर देंगे। तो फिर ये तय रहा, हम इन मुगलों पर आक्रमण करेंगे। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी।
जयमल जी, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे योद्धा यहाँ चित्तौड़ को बचाने के लिए हमारे साथ हैं। आप और आपके भतीजे कल्ला जैसे योद्धाओं का सहयोग हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुंवर प्रताप, मुगलों को धूल चटाने के लिए हम हर क्षण तत्पर हैं और ये युद्ध राजपुताने की सुरक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए। जयमल जी, खीतू और उसके पिता चंपा वे हमें दिखाई नहीं दे रहे। क्या वे अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं? कुंवर प्रताप, उन्हें हमने ही आज्ञा दी थी कि जैसे ही रण सिंह के अंत का कार्य पूरा हो जाए वो तुरंत अपने गांव की ओर प्रस्थान करें। उत्तम। जयमल जी, आपने सही आदेश दिया। खेतू में बहुत कुशलताएं हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो कईयों में नहीं है। हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी, पर अभी नहीं। हमारे विचार से यदि हम इस समय अकबर पर आक्रमण करते हैं तो हमें भी स्वयं भीषण रक्तपात और नरसंहार के लिए तैयार रहना होगा। दाजीराज, दाजीराज, हमने सुना है जब आप छोटे थे तो आप भी युद्ध में शामिल होने के लिए छुप छुप के चले गए थे। इसीलिए अब हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे। अब बस एक बात का ध्यान रखिए कि बड़े दाजीराज हमें रोक ना पाए। जी। शाम के भोजन की व्यवस्था करनी है, आप हमारे साथ चलिए। अजब दे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा है जो कल दादाबाई युद्ध पे जा रहे हैं, दोनों में से एक तो निश्चित ही मारा जाएगा, या तो अकबर या फिर दादाबाई। दोनों में से कोई भी मरे, मरते ही युद्ध समाप्त और फिर हम सुरक्षित। कुंवर जगमाल, इधर आइए। ये हमारे छोटे भाई कुंवर जगमाल हैं। ये है मेड़ता के राजा जयमल जी और ये इनके भतीजे कल्ला। हम तो चल रहे हैं युद्ध में, अब चल रहे हैं ना हमारे साथ? अवश्य, ये कल जाएंगे हमारे साथ युद्ध में। वैसे भी बहुत आवश्यक है आपके लिए युद्ध का अनुभव। नहीं? सारा भोजन लग गया है, परंतु राणा जी, कुंवर प्रताप कहाँ रह गए ये सब? जाकर देखकर आइए जब थे। जी छोटी माँ। दाजीराज, अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। बाकी सैन्य टुकड़ियां यहाँ इस ओर आपातकालीन सहायता के लिए तत्पर रहेंगी। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप, हमें हर प्रकार की बाधा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। और यहाँ पीछे के द्वार पर एक ऐसी सैन्य टुकड़ी रहेगी जो किसी प्रकार के युद्ध के लिए सदैव तैयार रहे। और जैसे ये सैन्य टुकड़ी यहाँ देख रहे हैं कुंवर प्रताप जी, यहाँ देखिए, यह है दक्षिण द्वार, यानी कि इधर यहाँ पर एक ऐसी सैन्य टुकड़ी तैयार रहेगी जैसे आप संदेश देंगे वैसे ही वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। अकबर की सेना इधर है और दक्षिण द्वार इधर, ये इसके साथ में भिड़ंत करेगी। आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? और प्रताप शीघ्र कीजिए, दुर्ग के प्राचीर पर सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए।
कुंवर प्रताप, हम यहां से दुश्मन की हर गतिविधि का ध्यान रखेंगे। आप जाए और विश्राम करें। कल सुबह आपको जल्दी उठना है। नहीं नहीं सरदार जी, नहीं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपके साथ यहाँ रुक सकते हैं। दाजीराज, चलिए। और कहाँ? आपको हमारे साथ चलना होगा, बस एक क्षण। कल्ला जी कुंवर प्रताप, कल भोर तक हमारी सैन्य टुकड़ी तैयार हो जानी चाहिए। हुकुम। अमर सिंह जी, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? चलिए चलिए। माँ, माँ रो रही है आपके कारण। कब से बात करने का प्रयास कर रही है आपसे, पर जब से आप आया आपने उनसे बात तक नहीं की है। अब कीजिए इनसे बात। भंवर जी, बहुत बड़े हो गए हैं ना ये आपके लिए कुंवर प्रताप। अब आप विश्राम कर लीजिए। जानते हैं ना कल का दिन बहुत व्यस्त है। हम सुला देंगे इन्हें। आप अमर सिंह की चिंता ना करें, उनका ध्यान हम रख लेंगे। आप कुंवर प्रताप का ध्यान रखें। आइए भंवर जी। क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती थी? क्या आप कल के युद्ध को लेकर चिंतित हैं? बहुत विशाल सेना है ना उसके पास। अजब, युद्ध सैनिकों की संख्या से नहीं, हौसले से जीते जाते हैं। और जिसके पास आप जैसी एक सुशील और सुंदर पत्नी हो, भला भला उसे कौन परास्त कर सकता है? आपका प्रेम, आपका विश्वास जो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता। आपके प्रेम की सौगंध हम वापस लौट कर आएंगे। हमें कुछ नहीं होगा। इसे क्या देख रहे हैं आप? आपके इस रूप को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, जिससे कि कल जब हम उस युद्ध के मैदान में हो तो ये हमारा हौसला बढ़ाए, जिससे कि आप हमारे साथ रहें और आपका ये सौंदर्य, आपका ये रूप हमें याद दिलाता रहे कि हमें वापस आना है, विजय होकर लौटना है, सिर्फ आपके लिए। आज हम फिर से तुम्हें एक बार अपने साथ साथ अकेले लड़ने की चुनौती देते हैं। यदि हमारे साथ साथ अकेले लड़ने की चुनौती स्वीकार करते हो
तो दोनों ही पक्षों के हजारों सैनिकों के प्राण बच सकते हैं। अगर हिम्मत है तो लड़ो हमसे। तो क्या बोलते हो मुगल? स्वीकार है तुम्हें हमारी चुनौती? मंजूर है। देख कैसे पसीना छूट रहे हैं तेरे। सही सोच रहा है तू? प्रताप वापस आ चुका, अब वो तुझे हरा देगा, मार देगा तुझे। तो मुगलों को वो चुन चुन के मारेगा। क्यों अब तक राजपूत हमला नहीं कर रहे थे? क्योंकि प्रताप नहीं था वहां पर। अब प्रताप वापस आ गया, तुझे हरा देगा। हमें पहले ही पता लगा लेना चाहिए था कि प्रताप किले में नहीं है, तो हमला पहले ही कर देते। पर अब पछताने से क्या होगा जब चुड़िया चिग गई खेत। मामला और भी संगीन हो चुका है। क्या करें? इससे पहले कि प्रताप लौट कर आए, निकल जाए चुपचाप यहाँ से। कल का सूरज निकलने से पहले ही यहाँ से निकल जाए, वही अच्छा होगा तेरे लिए और तेरी फौज के लिए। निकल जाए यहाँ से। हम यह भी जानते हैं कि तुम हमसे नहीं लड़ोगे, क्योंकि तुम एक कायर हो। दाजीराज जी, हम भी आपके साथ युद्ध में चल रहे हैं। कुंवर जी यहाँ आइए हमारे पास। वैसे आपका जोश हमें अच्छा लगा। एक राजपूत बालक में ऐसा ही जोश होना चाहिए, किंतु अभी आप युद्ध के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपको यहाँ महल में ही रहना होगा। अब आप आवश्यकता से अधिक नटखट मत बनिए। पूरे दाजीराज पे गए हैं आप, जानते हैं? अमर सिंह जी, आपको यहाँ हमारी अनुपस्थिति में
दुर्ग की रक्षा का ध्यान रखना होगा। ये आपका उत्तरदायित्व है। अरे आप क्यों तैयार नहीं हुए अब तक? कल दाजीराज ने आपसे कहा था ना कि आप भी चल सकते हैं युद्ध में। वो हमारा हाथ जल गया ना, इसलिए हम युद्ध कैसे करेंगे? इतने साधारण से चोट से घबरा गए हैं आप? हमने तो दाजीराज के कई किस्से सुने जिनमें उन्होंने कई चोट और घाव खाने के बाद भी हंसते हंसते लड़ते रहे, और हम भी चोटों से नहीं घबराते। ये देखिए हमारी चोट। और योद्धा के शरीर पे जितने घाव होते हैं वो उतना ही वीर माना जाता है ना दाजीराज? अमर सिंह जी, कुंवर जगमाल आपसे बड़े हैं ना, बड़ों से इस प्रकार बातें नहीं किया करते। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, जब बड़े गलती करें तो छोटों को उन्हें समझा के अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अजब थे, आप चित्तौड़ की कुंवरा नहीं, आपके हाथों का कांपना आपको शोभा नहीं देता। परंतु हम एक माँ भी है और एक पत्नी भी। चलते हैं। राजा, यहाँ होगी अकबर की सेना, तो हमारी सेना यहाँ आपातकालीन स्थिति में हमारी सहायता करने के तत्पर है।
ये तो अपशकुन है। भाग जाओ, भाग जाओ। कहीं ये आवाज ठीक सोच रहा है तू? ये शोर गिल, ये आवाज तेरी खुद की फौज की है। भाग रही है वो। जानता है क्यों? क्योंकि प्रताप ने तेरी फौज पर हमला कर दिया। जंग के माहौल में तुझे सोना ही नहीं चाहिए। अभी भी वक्त है। भाग जा। सूरज उगने से पहले भाग जा। भाग जा, वरना प्रताप तुझे मार देगा। विजयी भव। खम्मागढ़ी हुकुम। कुंवर रानी अजबदेह आपसे एक क्षण मिलना चाहती हैं। चाहिए, मिल लीजिए। हुकुम। चाहिए। जिस दिए के सामने हमने आपकी आरती उतारी थी, वो दिया मंदिर में रखते ही बुझ गया। अजबदेह। रावत जी और सामंत जी ठीक कहते हैं। अकबर पर आक्रमण करना ठीक बात नहीं है। अजबदेह, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, किंतु इस समय हमारी सेना आक्रमण करने के लिए तत्पर है। हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हम पीछे नहीं हट सकते, कदापि नहीं। और वैसे भी हार जीत, जन्म मरण, ये सब नियति के हाथ है। अगर मृत्यु ही हमारी नियति है तो फिर ठीक है। हम युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे। हमें चलना होगा। हमारा अंश है ना आपके पास, हमारे सुपुत्र अमर सिंह। अजबदेह, आपको उनके लिए जीना होगा। उन्हें हमसे बड़ा एक शूरवीर बनाना, जो अपनी मातृभूमि के लिए सदैव लड़ने और मरने के लिए तत्पर रहे। अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। खम्मागढ़ी बाबूजी राज, राणा साहब ने आपको दुर्ग प्राचीर पर बुलाया है। क्या? ठीक है, आप सब यहीं रहिए, हम भी आते हैं। जहां पना ग्वालियर से सिपह सलार सैयद जमालुद्दीन आए हैं। उनके साथ 10,000 सिपाहियों की और फौजी कुमुक आपके साथ जंग में शामिल होने आई है। हुजूर, प्रताप की फौज के मुकाबले
हमारी फौज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम हमले की तैयारियां शुरू करें? नहीं नहीं, हमारे पास बेहतर तजवीज है। कहां है आलिम खान? अपशकुन है। हमें लगता है कि हमें अपने आक्रमण का विचार स्थगित कर देना चाहिए। हुक्म। ये तो लगता है कम से कम 10,000 सैनिक और जुड़ गए अकबर की फौज में। ऐसे में अगर हमने उन पर आक्रमण किया तो ये तो मूर्खता ही होगी। निसंदेह राणा जी, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे आंकलन के अनुसार यदि इस समय सैनिकों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अकबर की सेना में सैनिकों की संख्या हमारे सैनिकों के मुकाबले 10 गुना बड़ी हो चुकी है। राणा जी, इस समय यदि हम अकबर की सेना पर आक्रमण करते हैं तो ये निश्चित ही हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। हुक्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अकबर का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। हमें लगता है इस समय हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वो आत्मघाती होगा। नहीं नहीं, हमें पूर्व निश्चित योजना अनुसार आक्रमण करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत भयंकर भूल होगी हमारी। जरा देखो आलिम खान, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। यही अंजाम होता है जोश में होश खोने का। सब्र ही कामयाबी की चाबी है। बोलो, क्या तुम्हें एक मौका और चाहिए अपने आप को सही साबित करने का? जिल्ले इलाही, आलिम खान के लिए खाना लेकर आओ। इस प्रकार तो हमें बहुत अधिक विलंब हो जाएगा। राजपूत वीर सैनिकों, हे क्षत्रिय शूरवीरों, कुछ ही क्षणों के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। याद रहे, आज आप सभी को मुगल सैनिकों को धूल चटानी है। जय क्लिंग जी, 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 जय क्लिंग जी। आक्रमण की तैयारी। गाजीराज, इस समय हमारी सेना दुर्ग के प्रमुख द्वार पर आक्रमण करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि हमें इस समय उन पर आक्रमण नहीं किया, हम चित्तौड़ को भी बचा नहीं पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। किंतु इस समय शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है कुंवर प्रताप। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि हमने सोचने विचारने में अपना समय व्यतीत कर दिया तो अकबर की सेना और शक्तिशाली हो जाएगी। इससे पहले कि उसकी सेना और शक्तिशाली बने, हमें उस पर अकस्मात आक्रमण कर देना चाहिए, उसे यहां से भगा देना चाहिए। अजिराज, यदि सामरिक विश्लेषण की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय हमारी सेना में लगभग 2 सहस्त्र सैनिक होंगे, और जहां तक हम देख पा रहे हैं अकबर की सेना में हमें प्रतीत हो रहा है कि लगभग 15 सहस्त्र सैनिक हैं। यानी साफ है कि हमारा हर सैनिक अकबर की सेना के लगभग 7 सैनिकों का सामना करेगा। और जिराज, यदि इस समय हम आक्रमण करते हैं तो हमारा हारना निश्चित है। रावत जी, हमारा एक एक राजपूत वीर सैनिक
मुगलों के 15 वीर सैनिकों के बराबर है। यदि आपके विश्लेषण में हमें हमारी हार की संभावना दिखती है तो ठीक वैसे ही हमारी जीत भी तो बनती है। इस समय वो अकबर तैयार नहीं है। अगर हम उसे विस्मित कर उस पर आक्रमण करें तो हमारी जीत की संभावना बनती है। राव जी, यदि हम सोचते रहे तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और निश्चय ही जीत जाएगा। फिर कोई किंतु परंतु हमें बचा नहीं पाएगा। पर हम ये कैसे मान लें कि हमारे आक्रमण के बाद अकबर यहां से भाग ही जाएगा? अगर हम दोनों के बीच अनिर्णित युद्ध हुआ तो हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। और अकबर फिर पलट कर आ गए तो क्या करेंगे हम लोग? हुजूरी शक्ति से हमको हमला बोल देगा। सरदार जी, आपको एक बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी सेना इस समय अकबर पर आक्रमण करेगी वो या तो जीत कर आएगी या फिर कट मरेगी युद्ध के मैदान में। या तो हम युद्ध के मैदान से विजय होकर लौटेंगे या हम युद्ध के मैदान में वीर गति प्राप्त करेंगे। अब निर्णय आपको करना है। या तो हम आक्रमण करके जीत जाएं या प्रतीक्षा करते हुए हार स्वीकार कर लें। आप ही बताइए, इन दोनों में से क्या उचित होगा? बताइए सरदार जी। परंतु यह निर्णय तो हुक्म को ही लेना है ना, वही हमारे राजा हैं मेवाड़ के। हमने आज एक अहम फैसला लिया है। हमने तय किया है कि हम चित्तौड़ के किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। किले के चारों तरफ मजबूत घेराबंदी करेंगे। नहीं समझे? चित्तौड़ के किले का नमूना लेकर आओ। इस वक्त हम लोग यहां पर हैं। वे हमारी फौज में शामिल हुए नए कुमुक के बिना पर किले को चारों तरफ से घेर लेंगे। जनूबी और शुमाली दोनों दरवाजों पर हमारी फौज का घेरा होगा और उसके बाद मगरिब और मशरिक दोनों दरवाजों पर भी हमारी फौज का घेरा होगा। ना कोई किले से बाहर आ पाएगा और ना ही कोई किले के अंदर जा पाएगा। हम किले की रसद पानी का रास्ता बंद कर देंगे और अगर उसके लिए हमें यहां पर 1 महीने तक डेरा डालना पड़े तो हम डालेंगे। हम इंतजार करेंगे। हम राजपूतों को इतना मजबूर कर देंगे कि वो किले से बाहर आए और बाहर आकर हम पर हमला करें। और जैसे ही उन्होंने हम पर हमला किया, हम उन राजपूतों को चुन चुन के मारेंगे। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। और खाना लाओ इसके लिए। खाओ, जी भर के खाओ। दिल खुश हुआ तुम्हारा? अब सुनो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं जिल्ले इलाही, कुछ भी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी आलिम खान। हम चाहते हैं कि तुम प्रताप और उदय सिंह के पास हमारा खुसूसी पैगाम लेकर जाओ। हुक्म की तामील होगी हुजूर।
यार बेग, तुम अपनी फौज के साथ किले के पीछे वाले दरवाजे पर घेरा डालो। हम प्रताप को उसी के महल में कैद करके उसे जान से मार देंगे। जाओ। राजेराज, हम विनती करते हैं आपसे, हमें इस समय उस मुगल पर आक्रमण करने दीजिए। यही सबसे उचित निर्णय होगा। नहीं कुंवर प्रताप, हमारा निर्णय है कि हम आक्रमण नहीं करेंगे। क्योंकि शत्रु सेना हमसे बहुत अधिक हो चुकी है। बंद कर दीजिए दुर्ग का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार बंद करो। क्यों रावत जी? क्योंकि उनकी सेना में 10,000 सैनिक और सम्मिलित हो गए। पर कुंवर प्रताप, समय के साथ साथ अकबर की सेना दुर्ग के बाहर बढ़ती ही जाएगी। यही समय है उन पर आक्रमण करने का कुंवर प्रताप। हो सकता है हम जीत जाएं। निर्णय लिया जा चुका है, हम आक्रमण नहीं करेंगे। बंद करो दुर्ग के द्वार। अकबर के खेमे में हद नजर आ रही है। ये सेना तुम्हारी उत्तरी द्वार की ओर बढ़ रही है। हाँ राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है अकबर को और अधिक सैन्य सहायता मिल गई है, इसलिए अब वो हमारे किले को चारों ओर से घेर रहा है। डोडिया जी, दुर्ग के उत्तरी द्वार बंद कर दिए जाए। नहीं दाजीराज, नहीं, ये रणनीति सही नहीं होगी। ये तुम अपने किले में बंदी बनकर रह जाएंगे। याद कीजिए वो समय दाजीराज, दादी रानी कर्णावती का समय। ये बात बिल्कुल वैसी हो रही है। हम विवश है कुंवर प्रताप, समय की यही मांग है। हमें दुर्ग के सभी द्वार बंद करने पड़ेंगे। डोडिया जी, उत्तरी द्वार बंद कर दिया जाए। दुर्ग का द्वार शीघ्र बंद करो। ये तो वही मुगल सेनापति है जिसने पहली बार हम पर आक्रमण किया था। नहीं सरदार जी, नहीं, मत मारिए इसे। ई सरदार जी, कुंवर प्रताप ठीक कह रहे हैं। लगता है ये इस बार अकबर का दूत बनकर आ रहा है। इसे अंदर आने दिया जाए। जी दाजीराज, हम भी तो देखें उस मुगल की मंशा क्या है।
मैं राणा उदय सिंह जी के लिए अपने बादशाह शहंशाह अकबर का ये पैगाम लेकर आया कि वो जंग नहीं अमन चाहते। हमने तुम्हारे शहंशाह के सेनापतियों के मुंह अपने तीरों से बंद कर दिए। कहीं इसी बात से घबरा तो नहीं गया तुम्हारा जलालुद्दीन अकबर? हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने के बाद अब क्या चाहता है वो मुगल? हमारे शहंशाह चित्तौड़ के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने मेवाड़ के राजा के साथ सीधी बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की। कांटा फेंका है हमने मछली फंसाने के लिए। अगर उदय सिंह ने हमारा फेंका हुआ कांटा निकल लिया और हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर आ गया, या तो हम उसे कैद कर लेंगे या फिर जान से मार देंगे। और दोनों ही सूरतों में प्रताप बौखला जाएगा और फिर महल से बाहर आकर हम पर हमला करेगा, और फिर हम खुले मैदान में उस प्रताप और उन राजपूतों को जान से मार देंगे और चित्तौड़ पर फतेह हासिल करेंगे। हमारे शहंशाह आपसी बातचीत और तबादला ख्याल से तमाम आपसी इख्तिलाफात सुलझाने के हक में। ये क्या बात कर रहे हो तुम? यदि वो मुगल शांति के साथ बातचीत से ही चित्तौड़ से अपने सारे मतभेद मिटाना चाहता था तो अपनी सेना लेकर यहां क्यों आया? अवश्य ही ये उसकी एक नई चाल है। हमारे लिए वो एक नया जाल बिछा रहा है। ताजीराज, हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। कदापि नहीं। मूल रूप से मुगल विश्वासघाती होते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार अपने व्यवहार से साबित किया है, इसलिए हम मुगलों पर विश्वास नहीं कर सकते। जरा सोच समझकर बता दीजिए, आखिर आपका क्या जवाब दूं शहंशाह को? सर्वश्रेष्ठ उत्तर तो यह है कि हम तेरा सर काट कर भेज दें उस अकबर को, परंतु नहीं। हमारी संस्कृति और हमारे युद्ध के नियम इतने विशिष्ट हैं कि हम अपने शत्रु के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। राजपूत है हम, मुगल नहीं। चुपचाप भाग जाओ यहां से, अन्यथा एक और तीर उतार दूं तुम्हारे आर पार। जाओ यहां से। रुक जाओ गौर प्रताप। पिताजी राज, उस अनपढ़ मुगल को आप पत्र लिखेंगे। लिखिए कि हमें उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए उसका यह निमंत्रण हमें अस्वीकार है। यही अकबर के लिए हमारा उचित उत्तर होगा। पिताजी राज, राजपूतों का जवाब बाआवाज़े बुलंद पड़ा जाए। हुक्म की तामील हो। यदि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति होते तो जीवन में तुम्हें भी कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता और तुम्हें भी कुछ उच्च मानवीय संस्कार आ जाते, किंतु अपनी अशिक्षा के कारण तुम आज भी आदि प्रवृत्ति के हो। उतने अशिक्षित और आदिम तुम्हारे पूर्वज भी थे। तुम मुगल इतने आदिम और पार्श्विक प्रवृत्ति के हो कि मित्रता और शांति भरी बातों का कोई अस्तित्व नहीं तुम्हारे जीवन में, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में। आज तक तुम एक विदेशी भूमि पे जमे हुए अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति के साथ। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता ने हमारी दादी रानी कर्णावती से सहायता और सहयोग का जो आश्वासन दिया था, बड़ी कपटता और सरलता से वे उसे भूल गए। सहायता का वचन देकर बजाय बहादुर शाह से लड़ने के उसी की सहायता कर हमारे
तुम्हें याद हो ना होना, हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, क्योंकि उसका मूल्य हमारी दादी रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतानियों के साथ उस जौहर में जल कर चुकाया था। क्योंकि हम उस विश्वासघात को नहीं भुला पाए, इस बार हम तुम्हारे किसी छलावे में आएंगे नहीं। चले भूतकाल में नहीं जाते। हाल ही में तुमने मेड़ता के राजा जयमल जी के साथ जो विश्वासघात किया, उसका क्या? इससे भी घृणित और पाश्विक कार्य तुमने अपने गुरु बैरम खान को मरवा कर किया, उसका क्या? अपने विशाल सेना के साथ साथ तुम हमारे तुर्क के सामने हम पर आक्रमण करना चाहते हो और मैत्री वार्ता की बातें करते हो। हम थूकते हैं तुम्हारे से कपट भरे प्रस्ताव पर। चिल्लाओ मत। चलाओ मत। शहंशाह, मुझ में इससे आगे बढ़ने की कुवत नहीं है। आवाज़े बुलंद पड़ा जाए। भगवान जिसे तुम अल्लाह कहते हो, तुम्हें कभी इन अपराधों के लिए क्षमा नहीं करेगा। अरे तुम तो इतने नीच हो कि जिस धरती का अन्न जल खा रहे हो, उस तक के प्रति सच्चे नहीं हो। उनकी जुर्रत कैसे हुई शहंशाह को ऐसा जवाब लिखने की? जहां पना आप बस हमें हुक्म कीजिए, अभी उस गुस्ताख के सर कलम करके आपके कदमों में रख देते हैं। जहां पना इन राजपूतों से अमन की बात करना ही बेफिजूल है। हमने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बदले में ये कैसी गलाजत उगल रहे हैं। हुजूर, अब हमें इन राजपूतों को इनकी असली औकात दिखा देनी चाहिए। जरा इन्हें भी तो पता चले वास्ता किससे पड़ा है इनका। क्या अपना हमें इसी वक्त इन पर हमला करने का हुक्म अता फरमाए। इनसे 10 गुना ज्यादा सिपाही है हमारे पास। शहंशाह, हमें फौरन चित्तौड़ पर हमले का हुक्म दे। हाँ शहंशाह, हुक्म दीजिए शहंशाह। हुक्म दीजिए हुजूर। आप बस हुक्म दीजिए शहंशाह, हमें हुक्म दीजिए। शहंशाह, हुक्म दीजिए चित्तौड़ पे हमला करने का। जहां पना हमें हुक्म दीजिए चित्तौड़ पर हमला बोलने की। खामोश! हमें जोश में नहीं, होश में काम लेना चाहिए। आलिम खान, जान के अमान चाहता हूं हुजूर। मैंने तो फकत उन तक आपका पैगाम पहुंचाने और जवाब लाने का काम किया था। आपके हुक्म से बंधा हुआ हूं शहंशाह, वरना पता होता तो लाता ही नहीं उनका ये गुस्ताख जवाब। घबराओ मत आलिम खान, तुम्हें जो काम दिया गया तुमने बाखूबी निभाया। अब एक और अच्छा काम करो हमारे लिए। हमारी तरफ से एक और पैगाम उदय सिंह के दरबार में लेकर जाओ, जिसमें यह लिखा होगा, हुजूर, वो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो इसका मतलब तुम जलालुद्दीन अकबर के दिए हुए हुक्म को इनकार करोगे? नहीं हुजूर, क्या मैं और क्या मेरी औकात आपके हुक्म की तामील होगी। मैं अभी जाता हूं हुजूर। ये लीजिए,
ये पैगाम मैं अपने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से लाया हूं। भले ही जवाबी खत में बड़ी बदतमीजी के साथ तुमने हम पर कीचड़ उछाला है, मगर फिर पूरी संजीदगी के साथ हम अमन की बात करना चाहते हैं। हम यहां पर बेवजह मासूमों के खून बहाने नहीं आए। हम भी अमन चाहते हैं, बिना खून बहाए अमन की बात करना चाहते हैं। इसलिए हमारे बीच जो भी कारनामे होंगे वो हरफे अमन होंगे, और ऐसा करके हम हजारों बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हें हमारी बात पर यकीन न हो, और गुजरे जमाने में हमारे बुजुर्गों ने जो भी किया उन तमाम तलक बातों को भुलाकर हम चाहें तो हिंदुस्तान की तारीख आज फिर अमन की एक नई इबारत लिख सकते हैं। अच्छा चलो, आपको हमारी बात का यकीन नहीं तो एक काम करते हैं, ना आपका किला ना हमारी छांव, हम दोनों कहीं बीच में मिलते हैं। हम दोनों आपकी और हमारी फौज के बीच में मिलकर बात करते हैं। अकेले बात करने तो आ सकते हैं ना आप? हम दोनों कोशिश तो कर सकते हैं अमन की, दोस्ती की। एक कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए। और आप भी अपनी रियाया के लिए सचमुच फिक्रमंद हैं। कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है। हमें आपसे अकेले मिलने में कोई डर नहीं, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी हमसे मिलने में डर नहीं लगना चाहिए। कम से कम हमें भी तो दिखाइए कि आपकी रगों में राजपूती खून दौड़ रहा है। देखिए, मैं तो फकत पैगाम लाने वाला एक नाचीज बंदा हूं। पैगाम का हर हर्फ हमारे शहंशाह का है। जलालुद्दीन अकबर का इतना दुस्साहस कि स्वयं मेवाड़ नरेश को चुनौती दे रहा है। देखिए, हम आप सबसे फिर से एक बार विनम्र आग्रह करते हैं कि आप सभी
उत्तेजित होकर नहीं, भावनाओं में बहकर नहीं, विवेक से, बुद्धि से सोचने का प्रयास करें। आलिम खान, तुम यहां से जा सकते हो। आज सूर्यास्त से पहले अकबर को हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम जानते हैं हमारे पैगाम से राजपूतों के दिल को ठेस पहुंची होगी। उदय सिंह भी तो राजपूत ही है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा वो हमारा ये पैगाम। और हमें यकीन है वो हमसे जरूर मिलने आएगा। पर हुजूर, ऐसा आपने लिखा क्या है उदय सिंह को पैगाम में? हमने वही किया जो हमें करना था, जो हम करना चाहते थे। हमने बड़े ही शाइस्त अंदाज में उदय सिंह को ललकारा, और राजपूत ललकारने बिना दिमाग तवाजन रखे फैसला लिया करते हैं। दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचना आता ही नहीं। राजीराज, वो एक बहुत ही चालाक और काइया प्रकार का व्यक्ति है। ये अवश्य ही उसकी एक नई चाल है, उसकी चुनौती और कुछ नहीं। बस हमें फंसाना चाहता है। उसने एक जाल बिछाया हम सबके। हमें कदापि उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम अकबर के इस पत्र का उत्तर ना दें, प्रतिक्रिया ना करें उसकी बातों पर? हम एक सच्चे राजपूत हैं कुंवर प्रताप, एक सच्चे राजपूत। उसने हमारे साहस को ललकारा है। आप क्या अपेक्षा करते हैं हमसे? हम चुपचाप यहां बैठे रहें? राजीराज, वो भली भांति जानता है कि यदि किसी ने भी हमारे साहस को चुनौती दी तो हम भड़क उठते हैं। फिर हम विवेक से नहीं, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया करते हैं। बस वो यही कर रहा है हमारे साथ। नहीं बाबूजीराज, नहीं। हमारा मानना है कि यदि अकबर शांति नहीं चाहता है तो फिर वो पत्र में दोनों छावनियों के बीच में मिलने का प्रस्ताव क्यों रख रहा है? रावत जी, ये अवश्य ही उसकी एक नई चाल है। वो हमारे दाजीराज पर एक नया जाल बिछाना चाहता है। हो सकता है कि वो धोखे से उन्हें बंदी बना ले। या फिर धोखे से उन्हें उनकी हत्या कर दे। आज नहीं, हम लोग अवश्य सतर्क रहेंगे। तो फिर भी राणा जी अकबर से मिलने उसके खेमे में थोड़ी जा रहे हैं। क्षमा कीजिए रावत जी, पर आप उस मुगल को पूरी तरह जानते नहीं। वो जितना दिख रहा है उससे और कई गुना अधिक गहरा है। उसने यूं ही इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं करना। चालाकी और मक्कारी उसके रक्त में है। हम एक बार यदि मान भी लें कि वो हमारे दाजीराज को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, हम एक बार मान लेते हैं, पर वो उनसे बात क्या करेगा? क्या बात करना चाहेगा उनसे? ये आप सभी का भ्रम है। वो आगरा से इतनी दूर यहां बात करने नहीं आया। दाजीराज वो चित्तौड़ को हत्याने के लिए आया है, और वो अवश्य ही चित्तौड़ को हत्याएगा। मैत्री वार्ता के आधार पर वो चाहता है कि आप उसके वर्चस्व को स्वीकार कर लें, ठीक जैसे उसने मेड़ता नरेश राजा जयमल जी के साथ किया था। इतनी शक्तिशाली सेना होने के पश्चात भी अकबर क्यों बार बार शांति के संदेश भेज रहा है? जयमल जी, आपसे बेहतर उसे और कौन जान सकता है। अमन और शांति तो वो चाहता ही नहीं है। अपना आधिपत्य और वर्चस्व जमाना चाहता है सब। क्या किया उसने आपके साथ? मित्रता के आधार पर उसने आपको धोखा दिया।
आपको बंदी बना दिया, आपके संपूर्ण राज्य को हत्या लिया। परंतु कुंवर प्रताप, यह बात अकबर अच्छी तरह से जानता है कि हम भी शक्तिशाली प्रतिद्वंदी हैं। यदि युद्ध होता है तो उसे भी भयंकर क्षति पहुंचेगी। इसलिए हो सकता है वो इस तरह के छोटे मोटे प्रस्तावों के साथ एक सम्मानजनक संधि करना चाहता है। जहां तक मेरी समझ कहती है हुक्म, हमें एक बार अकबर की बात सुननी चाहिए। फौजीराज, युद्ध सदैव विनाशकारी ही होता है। संभव है कि हम इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लें, लेकिन एक सत्य यह है फौजीराज कि इस युद्ध में हमें भीषण जन धन हानि का सामना करना होगा, और जिसके लिए इस समय मेवाड़ तैयार नहीं है। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए शांति के लिए फौजीराज। हो सकता है कि तर्क के स्तर पर आप सब जो कह रहे हैं वो सही हो, किंतु वो मुगल अमन और शांति नहीं चाहता। राजीराज, वो तो मात्र हिंदुस्तान का शहंशाह बनना चाहता है। राणा जी, हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। यह विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है, इसलिए निर्णय लेने से पहले हम इस विषय के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब भी इस बारे में सोचें। इसलिए हम सब एक पहर बाद फिर यहां वापस मिलेंगे। धीर भाई जी, आपको ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात करनी थी हमसे? क्या बात है धीर भाई जी, इतनी उद्विग्न क्यों हैं आप? राणा जी, हम जानते हैं कि हमें राजनीतिक क्षेत्रों में बोलने का कोई अधिकार नहीं, परंतु आपको आपत्ति ना हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं हमसे। बोलिए धीर भाई जी, आपकी सलाह कई बार हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, इसलिए जो भी कहना चाहती हैं निर्भीक होकर कहिए। राणा जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि युद्ध आने वाली कई पीढ़ियों को प्रभावित कर जाता है। किसी भी पक्ष को लाभ नहीं होता, और कुछ समय के बाद ना हार का कोई अर्थ होता है और ना जीत का। चारों ओर विनाश ही विनाश हो जाता है। सैनिक तो युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त कर जाएगा, परंतु घरों में उनकी प्रतीक्षा करने वाली स्त्रियां, उनका जीवन दयनीय हो जाता है। बहुत बेबस होकर जीना पड़ता है उन्हें। बच्चों को सारा जीवन बिना पिता के निकालना पड़ता है। उनका समूचा भविष्य उनकी आंखों के सामने नष्ट हो जाता है। राणा जी, दुर्ग में रहने वाली किसी भी स्त्री के लिए युद्ध किसी भयानक सपने से कम नहीं। हम सब जानते हैं कि युद्ध के बाद क्या होता है। रानी कर्णावती ने 13,000 राजपूतनियों को लेकर जौहर किया था। आज भी इस महल में हर एक ईंट में उनकी दुखद स्मृतियां बैठी हैं। हम जानते हैं कि आप इतिहास को नहीं दोहराना चाहते। हारने वाली सेना से जुड़ी हर स्त्री को शत्रु पक्ष जीत का पुरस्कार समझकर नोच नोच कर खाता है। राणा जी, तो आप क्या चाहती हैं, हमें क्या करना चाहिए धीर भाई जी? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अकबर बहुत ही चालाक और मक्कार है। हो सकता है कि उसके मन में शांति का विचार ही ना हो। हो सकता है राणा जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, परंतु अमन का प्रस्ताव सामने से आया है। हमें एक बार तो प्रयास करना पड़ेगा। हमारी प्रजा के हितों को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार तो अकबर से मिलना होगा ना राणा जी। हम कुछ और कर ना पाए तो
कोई बात नहीं, पर हर संभव प्रयास करना चाहिए। जल्दी दूर के अंदर आइए, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र चलिए। अजंते, क्या आप अभी इसे उचित मार्ग समझती हैं? कुंवर प्रताप, छोटी माँ भी तो ठीक ही कह रही है ना, इससे कितना नरसंहार और रक्तपात रुक सकता है। पता नहीं आप सबको हो क्या है, पता नहीं छोटी माँ को हो क्या है। वो चाहती है कि हम उस मुगल से शांति वार्ता कर लें। अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वो हम सबको मूर्ख बना रहा है। वो एक नाग है, एक विशेला नाग, जो अपने संतान तक को भी खाने में हिचकिचाएगा नहीं। पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है। हम भी कोई युद्ध उन्मादी नहीं है जब तक हम भी नहीं चाहते कि हमारे सैनिक व्यर्थ में मरे। और उस मुगल से शांति की अपेक्षा करना वो एक दिवा स्वप्न होगा। वो मुगल इस समूचे भारतवर्ष का शहंशाह बनना चाहता है और जब तक हम उसे ऐसा बनने नहीं देंगे, कदापि नहीं। कुंवर प्रताप, अकबर भी तो हमसे बस बात ही करना चाहता है ना, तो फिर उसकी शर्तें मानना न मानना हमारे ही हाथों में है। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी हमसे यही भाषा बोलेंगे। इस घेराव वाली स्थिति से सभी बहुत चिंतित हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है इस दुर्ग में। ये भयावह स्मृति आप आज भी सभी के कण कण में बसी है, सभी की आत्माओं में बसी है और इसीलिए सब भीतर से भयभीत है। फिर किसी लंबे घेराव के लिए हम तैयार भी तो नहीं थे और ऐसे में यदि एक बूंद रक्त बहाए शांतिपूर्ण समझौते से यदि कोई संभावना हमारे सामने आ जाए तो हमें उसे परख लेना चाहिए। अगर हमें चुनना होता तो हम भी शांति का मार्ग ही चुनते, पर उस मुगल के साथ ये संभव नहीं है संभव। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपके मन में अकबर को लेकर बहुत शत्रुता है और आप उससे युद्ध भी करना चाहते हैं, उसे हराना चाहते हैं युद्ध में, परंतु कभी कभी अपने राष्ट्र के हित में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को दबा देना ही समझदारी का काम होता है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि हम ये युद्ध निजी व्यक्तिगत शत्रुता के लड़ रहे हैं। आप हम पर यह आरोप लगा रहे हैं। नहीं कुंवर प्रताप, ये हमारे कहने का अर्थ बिल्कुल नहीं था। बस बस। कुंवर प्रताप, क्या दोनों भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं? दादा भाई, हम गर्भवती है, शीघ्र ही आपका भांजा जन्म लेने वाला है। इसके भविष्य के बारे में सोचिए। दादा भाई, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप सभी हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहे। ये युद्ध हमारा निजी व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। युद्ध हम अपने आने वाले भांजे चित्तौड़ के हर एक नागरिक और समूचे भारतवर्ष के लड़ रहे हैं, अपनी निजी उपलब्धि या निजी शत्रुता के लिए नहीं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोई हमारी बात समझ क्यों नहीं पा रहा है। वो हमें मूर्ख बना रहा है और हमारे अपने परिवारजन हमें समझ नहीं पा रहे। अपने परिवारजन। हम समझते हैं आपको दादा भाई और मानते भी हैं, किंतु अगर युद्ध से पहले शांति की एक किरण दिखाई दे तो उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। शांति की किरण, शांति की किरण। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही सही है। हम तो बस यही आशा करते रहेंगे कि आप लोग जो भी निर्णय ले, आप लोगों को इसके लिए पछताना ना पड़े। छोटी माँ भी तो ठीक ही कह रही है ना, इससे कितना नरसंहार और रक्तपात रुक सकता है। इस घेराव वाली स्थिति से सभी बहुत चिंतित हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है इस दुर्ग में। ये भयावह स्मृति आप आज भी सभी के कण कण में बसी है, सभी की आत्माओं में बसी और इसीलिए सब भीतर से भयभीत है। आपका भांजा जन्म लेने वाला है,
इसके भविष्य के बारे में सोचिए, शांति प्रयासों का समर्थन कीजिए। जहां तक मेरी समझ कहती है, हुक्म, हमें एक बार अकबर की बात सुननी चाहिए। लेकिन एक सत्य यह है भौजीराज के इस युद्ध में हमें भीषण जन धन हानि का सामना करना होगा, और जिसके लिए इस समय मेवाड़ तैयार नहीं है। कोई हमारी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है? यहां तक कि हमारी अपनी पत्नी भी हमें समझ नहीं पा रही है। और खाओ। क्या खबर? आलिम खान को वापस लौटे तकरीबन 1 पहर हो चुका है हुजूर, लेकिन हमारे अमन के पैगाम का उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जरूर आएगा। हमारा सियासी तर्जबा कहता है कि पैगाम जरूर आएगा। हम इन राजपूतों को अच्छी तरह जानते हैं। उदय सिंह हमारा अमन का पैगाम मंजूर कर हमसे मिलने के लिए अकेला जरूर आएगा। अकबर के निमंत्रण पत्र पर गहराई से विचार करने के बाद बहुत ध्यान से और उत्तरदायित्व के साथ हमने ये उत्तर लिखा है। यदि अपने नागरिकों के लिए शांति की हमें तनिक भी संभावना दिखती है तो युद्ध से पहले उस शांति संभावना का ध्यान रखते हुए हमें उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम राणा उदय सिंह ये निर्णय लेते हैं कि हम कल दोपहर मैत्री वार्ता के लिए अकबर से मिलने जाएंगे। आखिर राजपूत हमारे जाल में फंसी गई। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती चित्तौड़ पर फतेह हासिल करने से। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।